नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स एंड द मंक में। यहां हम लाते हैं आपके लिए बेहतरीन और लाइफ चेंजिंग किताबों की ऑडियो समरीज जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी और आपको जिंदगी को एक नई दिशा देंगी। यहां कहानियों में छिपी विजडम को हम आपके दिल और दिमाग तक पहुंचाते हैं ताकि हर सुनने वाला अपनी जर्नी को और ऑर्गेनाइज्ड, इंस्पायर्ड और मीनिंगफुल बना सके। डैनियल जे लेविटिन एक न्यूरो साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं, जिन्होंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड और मैकगिल यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है। वे मस्तिष्क, स्मृति, ध्यान और डिसीजन मेकिंग पर अपने गहन शोध के लिए जाने जाते हैं। उनकी किताबें साइंस को आम इंसान की जिंदगी से जोड़ने में मदद करती है। द ऑर्गेनाइज्ड माइंड आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में दिमाग को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने के तरीकों पर आधारित है। ये किताब बताती है कि हम ध्यान, स्मृति, समय और फैसलों को कैसे मैनेज करें ताकि हम कम तनाव में ज्यादा प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और खुश रह सकें। चैप्टर 1, टू मच इंफॉर्मेशन, टू मैनी डिसीजंस। सोचिए, आप एक दुकान में खड़े हैं और सामने पेन का पूरा पहाड़ है। अलग अलग ब्रांड, रंग, टिप, इंक टाइप, और आप बस सोचते रह जाते हैं कि कौन सा ले। यही अनुभव हुआ आयोना नाम की एक लड़की को, जो कम्युनिस्ट रोमानिया से अमेरिका पढ़ने आई थी। रोमानिया में 3 तरह के पेन मिलते थे, वो भी कभी शॉर्टेज में, लेकिन यहां 50 से ज्यादा विकल्प। उसके चेहरे पर उलझन थी। उसने कहा, यहां सब कुछ कॉम्प्लिकेटेड है। घर लेना हो तो रेंट या लीज, फर्निश्ड या अनफर्निश्ड, कारपेट या हार्डवुड, और अब ये पेन, बायोलॉजी के लिए कौन सा, पोएट्री के लिए कौन सा। दोस्तों, यही है डिसीजन ओवरलोड। आज हमारी जिंदगी में हर दिन ऐसे सैकड़ों छोटे बड़े फैसले होते हैं। क्या पहनना है, क्या खाना है, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। साइंस कहती है कि हमारा दिमाग एक दिन में सिर्फ सीमित डिसीजंस अच्छे से ले सकता है। बाकी डिसीजंस लेते वक्त हमारी एनर्जी, फोकस और इंपल्स कंट्रोल कम हो जाता है। यही कारण है कि ट्रिवियल डिसीजंस हमें थका देते हैं और इंपॉर्टेंट फैसलों के लिए दिमाग में फ्यूल ही नहीं बचता। 1976 में एक सुपरमार्केट में 9000 प्रोडक्ट्स होते थे। आज औसतन 40,000, लेकिन हम सिर्फ 150 प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। बाकी इग्नोर करना पड़ता है, और यही इग्नोरिंग और चूजिंग हमारे दिमाग पर लोड डालती है। न्यूरोसाइंस के मुताबिक हमारा कॉन्शियस माइंड 120 बिट्स पर सेकंड की स्पीड से इंफॉर्मेशन प्रोसेस कर सकता है। एक इंसान की बात समझने में 60 बिट्स लगते हैं, यानी हम एक समय में मुश्किल से 2 लोगों की बातें समझ सकते हैं, 3 की नहीं। इसीलिए बिग अचीवर्स जैसे CEOs या पॉलिटिकल लीडर्स अपने पास एक टीम रखते हैं जो उनके लिए डिसीजंस फिल्टर करती है। वे सिर्फ वही चीजें देखते हैं जो उनके लिए जरूरी है। उनका अटेंशनल फिल्टर बाकी डिस्ट्रैक्शन को काट देता है ताकि वे पूरी तरह प्रेजेंट रह सके। हमारे दिमाग का अटेंशनल फिल्टर 2 प्रिंसिपल्स पर काम करता है। 1, चेंज, कोई बदलाव जैसे अचानक आवाज, लाइट या अनयूजुअल मूवमेंट हमारा ध्यान खींचता है। 2, इंपॉर्टेंस, जो चीज हमारे लिए पर्सनली इंपॉर्टेंट है वो हमारे फोकस में आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए डिजाइन नहीं हुआ। हर बार जब हम टास्क स्विच करते हैं, एक स्विचिंग कॉस्ट लगता है, जिससे प्रोडक्टिविटी गिरती है और चीजें भूलने का रिस्क बढ़ता है, जैसे घर आते वक्त कीज कहीं रखकर भूल जाना। मनोविज्ञान की गहराई, हमारा दिमाग सीमित डिसीजंस ले सकता है, इसलिए छोटे मोटे डिसीजंस को सिंप्लीफाई करें। डिस्ट्रैक्शंस और मल्टीटास्किंग अटेंशन को कमजोर करते हैं। अटेंशनल फिल्टर का सही इस्तेमाल करें। इंपॉर्टेंट और चेंज बेस्ड क्यूज पर फोकस करें। जितना हो सके रोज के रेपिटेटिव डिसीजंस ऑटोमेट या डेलीगेट करें ताकि एनर्जी महत्वपूर्ण कामों के लिए बची रहे। चैप्टर 2, द फर्स्ट थिंग्स टू गेट स्ट्रेट, हाउ अटेंशन एंड मेमोरी वर्क। दोस्तों, आपने कभी महसूस किया है कि हम कुछ चीजें तुरंत याद रख लेते हैं और कुछ, चाहे कितनी कोशिश कर ले, याद नहीं रहती? कभी कभी
कोई पुराना गाना सुनते ही बचपन की यादें ताजा हो जाती है, तो कभी किसी की खुशबू आते ही हमें कोई खास लम्हा याद आ जाता है। ये जादू है हमारे अटेंशन और मेमोरी सिस्टम का। डैनियल लेविटिन बताते हैं कि हमारा दिमाग इंफॉर्मेशन स्टोर करने में बहुत सक्षम है, लेकिन असली चैलेंज रिट्रीवल यानी उसे सही वक्त पर निकालना है। सोचिए, प्राचीन समय में इंसान के पास लिखने का ऑप्शन नहीं था। वो जानकारी याद रखने के लिए दिमाग, कला या गानों का इस्तेमाल करता था, लेकिन मेमोरी पर पूरी तरह भरोसा करना रिस्की था। इसलिए करीब 5000 साल पहले इंसान ने रिटन लैंग्वेज ईजाद की, जिससे मेमोरीज को एक्सटर्नलाइज किया जा सके, यानी दिमाग के बाहर एक बैकअप बनाना, पहले पत्थर पर, फिर पपायरस, फिर किताबों में, और आज हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड में। मेमोरी के दो खास फीचर हैं जो हमें समझने चाहिए। एक, रिचनेस। आपने जो भी अनुभव किया है उसका कोई न कोई हिस्सा आपके दिमाग में कहीं स्टोर्ड है। दो, एसोसिएटिव एक्सेस। हम किसी मेमोरी तक अलग अलग रास्तों से पहुंच सकते हैं, स्मेल, साउंड, वर्ड या किसी कैटेगरी के जरिए। लेविटिन इसका एग्जाम्पल फायर ट्रक से देते हैं। फायर ट्रक को याद करने के लिए आप उसकी लाल रंग से, सायरन की आवाज से, लंबी सीढ़ी से या इमरजेंसी व्हीकल कैटेगरी से पहुंच सकते हैं। दिमाग ऐसे ही हजारों एसोसिएशन राउट्स बनाता है। लेकिन दोस्तों, ये भी सच है कि कई बार एक मेमोरी को रिकॉल करते वक्त दिमाग में ट्रैफिक जैम हो जाता है। एक साथ बहुत सारे नोड्स एक्टिवेट हो जाते हैं और हम ब्लैंक हो जाते हैं। यही वजह है कि हम कभी कभी किसी का नाम या जगह भूल जाते हैं, जबकि बाकी बातें याद रहती हैं। प्राचीन ग्रीक और मिस्र के लोग मेमोरी इंप्रूव करने के लिए मेमोरी पैलेस जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल करते थे, जिसमें आप जानकारी को किसी इमेजिनरी जगह में स्टोर करते हैं ताकि बाद में उसे आसानी से रिकॉल किया जा सके। लेकिन साथ ही उन्होंने लाइब्रेरीज और ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज भी बनाए ताकि एक्सटर्नल मेमोरी का यूज किया जा सके। लेविटिन कहते हैं, हमारा दिमाग एवोल्यूशन से बना हुआ है, परफेक्ट डिजाइन से नहीं। ये एक पुराने घर जैसा है जिसमें बार बार एक्सटेंशंस और फिक्सेस होते रहे हैं। अलग अलग सिस्टम्स इवोल्व्ड हुए हैं, जैसे फैक्ट्स याद रखने का सिस्टम और जगह याद रखने का सिस्टम, जो हमेशा एक दूसरे के साथ परफेक्ट सिंक में नहीं होते। इसलिए हमें दिमाग के साथ लड़ने के बजाय उसे समझकर उसके हिसाब से काम करना चाहिए। और इसमें दो प्रोसेस सबसे क्रूशल है। एनकोडिंग, जानकारी को सही तरीके से स्टोर करना। रिट्रीवल, जरूरत पड़ने पर उसे रिकॉल करना। आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हमारे ऊपर इंफॉर्मेशन ओवरलोड है। ट्रैवल बुकिंग्स, शॉपिंग, पेमेंट्स सब हमें खुद करना पड़ता है। पहले सेक्रेटरी या स्पेशलिस्ट इन चीजों को हैंडल करते थे, अब ये सारे काम हमारी मेंटल बैंडविड्थ ले लेते हैं। लेविटिन कहते हैं, छोटी छोटी चीजें खोना, जैसे कीज, वॉलेट, पासवर्ड्स, ये रैंडम नहीं है। हम यूजुअली वही चीजें खोते हैं जिनका स्टोरेज दिमाग में अनस्टेबल होता है। कोट्स, शूज, पैंट्स रेयरली खोते हैं, लेकिन सनग्लासेस, मोबाइल या एटीएम कार्ड अक्सर। सॉल्यूशन क्या है? अपने दिमाग को ज्यादा ओवरलोड मत कीजिए। इंपॉर्टेंट चीजों के लिए फिक्स्ड प्लेसेस बनाइए। एक्सटर्नल टूल्स का इस्तेमाल कीजिए, जैसे रिमाइंडर्स, स्टिकी नोट्स, फोन अलार्म्स। मनोविज्ञान की गहराई। मेमोरी में इंफॉर्मेशन स्टोर करने के साथ साथ रिट्रीवल को भी मैनेज करना जरूरी है। एसोसिएटिव मेमोरी का यूज करके रिकॉल आसान बनाइए। फिक्स्ड प्लेसेस और एक्सटर्नल सिस्टम्स दिमाग का लोड कम करते हैं। एनकोडिंग और रिट्रीवल को कॉन्शियसली ऑप्टिमाइज करें। यही ऑर्गेनाइज्ड माइंड की शुरुआत है। चैप्टर 3, ऑर्गेनाइजिंग आवर होम्स, वेयर थिंग्स कैन स्टार्ट टू गेट बेटर। दोस्तों, सोचिए, सुबह का वक्त है, आप जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं। अचानक आपको याद आता है, मेरी फेवरेट शर्ट कहाँ है? आप अलमारी का आधा हिस्सा खंगाल लेते हैं, लेकिन शर्ट नहीं मिलती। घड़ी की सुइयां भाग रही है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता जा रहा है। डैनियल लेविटिन कहते हैं, यह सिर्फ चीजें खोने का मामला नहीं है, यह मेंटल एनर्जी और टाइम का लीक है।
घर में डिसऑर्गेनाइजेशन सिर्फ फिजिकल क्लटर नहीं लाता, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, मूड और डिसीजन मेकिंग पावर को भी खा जाता है। लेविटिन बताते हैं कि घर हमारा सबसे पर्सनल स्पेस है, लेकिन यही जगह अक्सर हमारी मेंटल स्ट्रेस का सबसे बड़ा सोर्स बन जाती है। इसका कारण सिंपल है, हम अपने दिमाग के नेचुरल सिस्टम्स को इग्नोर करके स्टोरेज और प्लेसमेंट करते हैं। हमारा दिमाग कैटेगरीज में सोचता है, जैसे किचन में फूड, बाथरूम में टॉयलेटरीज, स्टडी टेबल पर बुक्स। लेकिन अगर कोई चीज कैटेगरी से बाहर है तो उसे ढूंढने में हमारी मेमोरी फेल होने लगती है। द पावर ऑफ डेजिग्नेटेड प्लेस। लेविटिन एक बहुत पावरफुल प्रिंसिपल बताते हैं, हर इंपॉर्टेंट चीज के लिए एक फिक्स्ड होम होना चाहिए। कीज, वॉलेट, ग्लासेस, पासपोर्ट। अगर इनकी जगह हर बार बदलती रहेगी तो रिट्रीवल में एरर होगा और फ्रस्ट्रेशन बढ़ेगा। सोचिए, आपका ब्रेन एक कंप्यूटर है। अगर हर फाइल अलग अलग फोल्डर में बिखरी हो और हर बार उसका लोकेशन बदल जाए तो उसे ढूंढने में कितना टाइम वेस्ट होगा। द जंक ड्रॉर प्रॉब्लम। लेविटिन अपने एक दोस्त का एग्जाम्पल देते हैं, जिसके घर में एक किचन ड्रॉर था जिसमें रैंडम चीजें पड़ी थी। बैटरीज, स्क्रूज, पुराने टिकट्स, अननोन कीज। बेसिकली अ ब्लैक होल ऑफ क्लटर। हम सबके घर में कोई ना कोई ऐसा स्पॉट होता है जो हर एक्स्ट्रा आइटम को खींच लेता है। प्रॉब्लम यह है कि ये जगह टेम्पररी स्टोरेज नहीं बल्कि परमानेंट मेस बन जाती है। सॉल्यूशन, जंक ड्रॉर को भी कैटेगरीज में डिवाइड कीजिए। स्मॉल बॉक्सेस या जिपलॉक बैग्स में अलग अलग आइटम्स रखें और लेबल करें। द विजुअल क्यू प्रिंसिपल। हमारा दिमाग विजुअल क्यू से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। अगर कोई चीज हमारी नजर में रहती है तो उसे हम जल्दी याद रखते हैं। इसी प्रिंसिपल से फ्रिज पर स्टिकी नोट्स, ट्रांसपेरेंट स्टोरेज बॉक्सेस और ओपन शेल्व्स काम करते हैं। लेकिन कॉशन ये है कि बहुत ज्यादा विजुअल क्लटर भी दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करता है। इसलिए जरूरी है कि केवल यूजफुल विजुअल क्यूज ही सामने रहें, बाकी हिडन स्टोरेज में हो। द जस्ट इन टाइम स्टोरेज। लेविटिन एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, चीजों को उसी जगह स्टोर करें जहां उनका इस्तेमाल होगा। एग्जाम्पल, किचन में ही सिजर्स रखें अगर आप पैकेट्स वही काटते हैं। स्टडी टेबल पर चार्जर्स रखें अगर वही डिवाइसेस चार्ज करते हैं। इससे रिट्रीवल टाइम ड्रास्टिकली कम हो जाता है और मेंटल एनर्जी बचती है। इमोशनल अटैचमेंट वर्सेस प्रैक्टिकल नीड। क्लटर का एक बड़ा कारण है इमोशनल होर्डिंग। पुरानी चीजों से मेमोरीज जुड़ी होती है और हम उन्हें छोड़ नहीं पाते। लेविटिन कहते हैं, हमें सवाल पूछना चाहिए, क्या ये चीज मेरी करंट लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है? अगर नहीं तो उसे डोनेट या रिसाइकल करें। मनोविज्ञान की गहराई। हर एसेंशियल आइटम के लिए फिक्स्ड प्लेस बनाइए। ब्रेन को सर्च में एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जंक ड्रॉर या रैंडम स्टोरेज स्पॉट्स को भी कैटेगरीज में ऑर्गेनाइज करें। विजुअल क्यूज का स्मार्ट यूज करें, लेकिन एक्सेस क्लटर से बचें। आइटम्स को उसी जगह रखें जहां उनका यूज होता है, जस्ट इन टाइम स्टोरेज। इमोशनल होर्डिंग को कंट्रोल करें, प्रैक्टिकल लाइफ को प्रायोरिटी दें। चैप्टर 4, ऑर्गेनाइजिंग आवर सोशल वर्ल्ड, हाउ ह्यूमंस कनेक्ट नाउ। दोस्तों, जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर दर्जनों मैसेजेस, लाइक्स और अपडेट्स दिखते हैं। किसी का बर्थडे है, किसी ने नया जॉब ज्वाइन किया, किसी ने वेकेशन फोटोज डाली है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या हमारा दिमाग इस एंडलेस सोशल इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए बना है? डैनियल लेविटिन कहते हैं, नहीं, हमारा दिमाग एवोल्यूशनरी डिजाइन में सिर्फ एक लिमिटेड नंबर ऑफ रिलेशनशिप्स को मैनेज कर सकता है। द दूम्बर नंबर। एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन दूम्बर के रिसर्च के अनुसार इंसान का दिमाग लगभग 150 मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स को मेंटेन कर सकता है। यानी इतने लोगों के बारे में हम उनके कॉन्टेक्स्ट, हिस्ट्री और बिहेवियर डिटेल में याद रख सकते हैं। हंटर गैदरर सोसाइटीज में ये नंबर परफेक्ट था। ट्राइब के हर मेंबर को हम पर्सनली जानते थे। लेकिन आज के डिजिटल एरा में हम हजारों लोगों से जुड़े होते हैं। फेसबुक फ्रेंड्स, लिंक्डइन कॉन्टैक्ट्स, इंस्टाग्राम फॉलोअर्स। रिजल्ट,
कॉग्निटिव ओवरलोड, स्ट्रॉन्ग टाइज वर्सेस वीक टाइज। लेविटिन बताते हैं कि हमारे रिश्ते दो कैटेगरीज में आते हैं। एक, स्ट्रॉन्ग टाइज, करीबी दोस्त और परिवार जिनसे हम इमोशनल सपोर्ट पाते हैं। दो, वीक टाइज, एक्वेंटेंसेस, कोलीग्स, डिस्टेंट रिलेटिव्स जिनसे इंफॉर्मेशनल या ओकेजनल सपोर्ट मिलता है। प्रॉब्लम तब होती है जब वीक टाइज डिस्प्रपोर्शनेटली ज्यादा टाइम लेने लगते हैं और स्ट्रॉन्ग टाइज इग्नोर हो जाते हैं। सोशल मीडिया पर हम अक्सर वीक टाइज को सैटिस्फाई करने में बिजी रहते हैं, जबकि मीनिंगफुल कनेक्शंस कमजोर हो जाते हैं। इमोशनल एनर्जी बजट। लेविटिन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताते हैं। जैसे हमारे पास फाइनेंशियल बजट होता है, वैसे ही हमारे पास इमोशनल एनर्जी बजट भी होता है। हर दिन हमारे पास लिमिटेड इमोशनल कैपेसिटी होती है। अगर हम उसे रैंडम ऑनलाइन इंटरैक्शंस में खर्च कर देते हैं तो रियल लाइफ रिलेशनशिप्स के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। फिल्टरिंग, प्रायोरिटाइजिंग पीपल। हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करते हैं, लेकिन सोशल सर्कल को क्यों नहीं? लेविटिन सजेस्ट करते हैं, अपने लाइफ के टॉप 10 से 15 इंपॉर्टेंट लोगों की लिस्ट बनाइए। इंटेंशनल एफर्ट से उनसे कनेक्ट रहिए। कॉल्स, मीट्स, लेटर्स, बाकी लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट कीजिए। इसका मतलब रूड होना नहीं है, बस अपने इमोशनल बैंडविड्थ को स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। द पावर ऑफ फेस टू फेस। न्यूरोसाइंस रिसर्च कहती है कि फेस टू फेस इंटरैक्शन में ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, जो ट्रस्ट और बॉन्डिंग बढ़ाता है। ऑनलाइन चैट्स या लाइक्स उतना डीप न्यूरोलॉजिकल इंपैक्ट नहीं डालते। इसलिए अगर आप किसी रिश्ते को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो पर्सनल इंटरैक्शन को प्रायोरिटी दें। ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल कॉन्टैक्ट्स। लेविटिन प्रैक्टिकल टिप्स भी देते हैं। कॉन्टैक्ट्स को कैटेगरीज में डिवाइड करें। फैमिली, क्लोज फ्रेंड्स, कोलीग्स, एक्वेंटेंसेस। बर्थडेज और इंपॉर्टेंट डेट्स के लिए रिमाइंडर्स सेट करें। सोशल मीडिया फॉलो लिस्ट को ईयरली क्लीन करें। सिर्फ वो लोग रखें जिनसे मीनिंगफुल इंटरैक्शन है। मनोविज्ञान की गहराई। हमारा दिमाग लिमिटेड मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स मैनेज कर सकता है। दूंबर नंबर 150। स्ट्रॉन्ग टाइज को प्रायोरिटी दें। वीक टाइज में ओवर इन्वेस्टमेंट से बचें। इमोशनल एनर्जी बजट को वाइजली खर्च करें। फेस टू फेस इंटरैक्शंस डीप ट्रस्ट और बॉन्डिंग बनाते हैं। डिजिटल कॉन्टैक्ट्स और सोशल सर्कल्स को भी डिक्लटर और ऑर्गेनाइज करें। चैप्टर 5, ऑर्गेनाइजिंग आवर टाइम। व्हाट इज द मिस्ट्री? दोस्तों, मान लीजिए आपके पास हर दिन 24 घंटे हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि दिन खत्म हो गया और आधे काम अधूरे रह गए। कभी आपको ऐसा लगता है कि समय आपके हाथ से पानी की तरह फिसल रहा है? डैनियल लेविटिन कहते हैं, समय का मैनेजमेंट सिर्फ स्केड्यूल बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये हमारे अटेंशन और प्रायोरिटीज का खेल है। टाइम वर्सेस अटेंशन। हम सोचते हैं कि हमारे पास टाइम की कमी है, लेकिन असल में कमी अटेंशन की होती है। अगर हम अपना अटेंशन बार बार छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस में बांट देंगे, नोटिफिकेशंस, रैंडम कॉल्स, सोशल मीडिया स्क्रॉल, तो भले ही हमारे पास 10 घंटे हों, वो इफेक्टिवली 3 से 4 प्रोडक्टिव घंटों में बदल जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए रीडर्स एंड द मंक को, ताकि समय और जिंदगी दोनों को बेहतर ढंग से मैनेज करने के सीक्रेट्स आप तक पहुंचते रहें। आगे बढ़ते हैं। द मिथ ऑफ मल्टीटास्किंग। लेविटिन कहते हैं, मल्टीटास्किंग असल में टास्क स्विचिंग है और हर स्विच का न्यूरोबायोलॉजिकल कॉस्ट होता है। यानी हर बार जब आप व्हाट्सएप रिप्लाई करते हुए ईमेल चेक करते हैं और फिर किसी रिपोर्ट पर जाते हैं, आपका दिमाग रीफोकस होने में एक्स्ट्रा एनर्जी और टाइम खर्च करता है। सॉल्यूशन, टाइम ब्लॉकिंग। एक समय में सिर्फ एक कैटेगरी का काम करें और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को ब्लॉक करें। प्रायोरिटाइजेशन, द 3 लिस्ट्स मेथड। लेविटिन एक पावरफुल तरीका बताते हैं टाइम को ऑर्गेनाइज करने का। 1, क्रिटिकल लिस्ट, वो काम जो आज ही करना जरूरी है। 2, इंपॉर्टेंट लिस्ट, वो काम जो आपके लॉन्ग टर्म गोल से जुड़े हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है। 3, लो वैल्यू लिस्ट, छोटे छोटे काम जो फ्री टाइम में किए जा सकते हैं।
अक्सर हम लो वैल्यू कामों में बिजी होकर क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट काम पोस्टपोन कर देते हैं, और यही हमारी प्रोडक्टिविटी को मार देता है। द डिफॉल्ट मोड प्रॉब्लम। जब हमारे पास कोई क्लियर प्लान नहीं होता, हम डिफॉल्ट मोड में चले जाते हैं, और डिफॉल्ट मोड में दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर जैसे फोन चेक करना की तरफ भागता है। इसलिए दिन की शुरुआत में ही अपने टॉप प्रायोरिटीज क्लियर कर लें। डाउन टाइम इज नॉट वेस्टेड टाइम। लेविटिन कहते हैं, क्रिएटिव इंसाइट्स अक्सर तब आते हैं जब हम आराम कर रहे होते हैं, वॉक पर होते हैं या शावर में होते हैं। यह होता है इंक्यूबेशन इफेक्ट। जब कॉन्शियस माइंड रिलैक्स होता है, अनकॉन्शियस माइंड प्रॉब्लम्स पर काम करता रहता है। इसलिए कैलेंडर में आराम और थिंकिंग टाइम को भी ब्लॉक करें। एक्सटर्नलाइजिंग टाइम मैनेजमेंट। हमारा दिमाग लिमिटेड वर्किंग मेमोरी के साथ काम करता है, इसलिए हमें समय और कामों को एक्सटर्नलाइज करना चाहिए। डिजिटल कैलेंडर्स, रिमाइंडर्स, स्टिकी नोट्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स। इससे मेंटल लोड कम होता है और दिमाग हाई लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग पर फोकस कर सकता है। द पावर ऑफ सेइंग नो। लेविटिन बताते हैं कि टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सीक्रेट है नो कहना सीखना। हर यस का मतलब है आप अपने टाइम का एक हिस्सा कमिट कर रहे हैं। इसलिए कमिटमेंट लेने से पहले सोचें, क्या यह मेरी प्रायोरिटीज के साथ अलाइन करता है? मनोविज्ञान की गहराई। टाइम क्राइसिस असल में अटेंशन क्राइसिस है। डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करें, मल्टीटास्किंग से बचें, टाइम ब्लॉकिंग अपनाएं, प्रायोरिटीज को डेली 3 लिस्ट्स में कैटेगराइज करें। डाउन टाइम भी प्रोडक्टिविटी का हिस्सा है। क्रिएटिव थिंकिंग के लिए स्पेस दे। कैलेंडर, रिमाइंडर्स और टूल्स से मेमोरी और प्लानिंग को एक्सटर्नलाइज करें। नो कहने की स्किल आपके समय को प्रोटेक्ट करती है। चैप्टर 6, ऑर्गेनाइजिंग इंफॉर्मेशन फॉर द हार्डेस्ट डिसीजंस व्हेन लाइफ इज ऑन द लाइन। दोस्तों, जरा सोचिए, आप डॉक्टर के पास बैठे हैं और वो कहते हैं आपको सर्जरी की जरूरत है, या फिर एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर आपको बताता है इस स्कीम में अभी पैसे लगाइए वरना मौका चला जाएगा। ऐसे मोमेंट्स में हमारा दिमाग सिर्फ डिसीजन नहीं ले रहा होता, वो डर, उम्मीद और अनसर्टेनिटी से भी जूझ रहा होता है। डैनियल लेविटिन कहते हैं, लाइफ्स हार्डेस्ट डिसीजंस सिर्फ फैक्ट्स पर नहीं, बल्कि इमोशंस और हमारे दिमाग के बियासेस पर भी निर्भर करते हैं। द इल्यूजन ऑफ सर्टेनिटी। जब स्टेक्स बहुत ऊंचे होते हैं, हम सर्टेनिटी ढूंढते हैं, लेकिन सच ये है कि मेडिकल, फाइनेंशियल या पर्सनल हाई स्टेक्स डिसीजंस में 100% सर्टेनिटी रेयरली मिलती है। यहीं से कॉग्निटिव बियासेस खेल में आते हैं, जैसे अवेलेबिलिटी बायस। हाल में सुनी या विविड स्टोरीज हमारे जजमेंट को डिस्टॉर्ट करती है। फ्रेमिंग इफेक्ट। वही फैक्ट अगर अलग तरीके से प्रेजेंट किया जाए तो हम अलग डिसीजन लेते हैं। स्टैटिस्टिकल थिंकिंग, द मिसिंग स्किल। लेविटिन बताते हैं, ज्यादातर लोग और यहां तक कि कई डॉक्टर्स भी प्रोबेबिलिटीज को सही से इंटरप्रेट नहीं कर पाते। एग्जाम्पल, अगर कोई टेस्ट कहता है कि उसकी एक्यूरेसी 95% है, तो हम अस्यूम कर लेते हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट का मतलब 95% चांस है कि हमें डिजीज है। लेकिन एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करती है, डिजीज की रेयरिटी, फॉल्स पॉजिटिव्स और बेस रेट्स पर। इसलिए बेस रेट थिंकिंग अपनाना जरूरी है। पहले यह समझे कि पॉपुलेशन में डिजीज का कितना कॉमन होना, फिर टेस्ट रिजल्ट्स को इंटरप्रेट करें। दी फोरफोल्ड टेबल मेथड। लेविटिन एक सिंपल टूल बताते हैं, फोरफोल्ड टेबल, जिसमें आप डिसीजन के आउटकम्स को 4 क्वाड्रेंट्स में लिखते हैं। 1, एक्शन प्लस पॉजिटिव आउटकम। 2, एक्शन प्लस नेगेटिव आउटकम। 3, नो एक्शन प्लस पॉजिटिव आउटकम। 4, नो एक्शन प्लस नेगेटिव आउटकम। जब सब सिनारियोज एक जगह लिखे होते हैं, तो हमारा दिमाग बेहतर तरीके से रिस्क बेनिफिट एनालिसिस कर सकता है। इमोशंस वर्सेस डेटा। हार्डेस्ट डिसीजंस में इमोशंस जरूरी है, क्योंकि ये हमें वैल्यूज और प्रायोरिटीज याद दिलाते हैं। लेकिन सिर्फ इमोशंस पर भरोसा करना हमें इंपल्सिव और रिग्रेटफुल डिसीजंस की तरफ ले जा सकता है। लेविटिन का सुझाव है, इमोशन को इग्नोर मत कीजिए, लेकिन उसे डेटा के साथ बैलेंस कीजिए।
डिसीजन फटीग इन हाई स्टेक्स, जब हम लगातार टफ चॉइसेस फेस करते हैं, जैसे किसी पेशेंट के आईसीयू डिसीजंस या वॉर टाइम कमांड्स, हमारा दिमाग जल्दी थक जाता है। इसलिए क्रिटिकल डिसीजंस के बीच ब्रेक्स लेना और एक ट्रस्टेड टीम का होना बहुत जरूरी है। प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर हाई स्टेक्स डिसीजंस। फैक्ट वर्सेस इंटरप्रिटेशन अलग करें। क्या सच में प्रूवन फैक्ट है और क्या सिर्फ किसी की राय या प्रेडिक्शन है? बेस रेट्स समझें। बैकग्राउंड प्रोबेबिलिटीज के बिना रिजल्ट मिसलीडिंग हो सकते हैं। पॉसिबल आउटकम्स को लिखें और वर्स्ट केस सिनारियोज के लिए तैयार रहें। मल्टीपल एक्सपर्ट ओपिनियंस लें, खासकर मेडिकल और फाइनेंशियल मैटर्स में। इमोशनल स्टेट स्टेबलाइज करें। डर या एक्साइटमेंट में लिए डिसीजंस अक्सर बियास्ड होते हैं। मनोविज्ञान की गहराई। लाइफ्स हार्डेस्ट डिसीजंस में सर्टेनिटी रेयरली पॉसिबल है, इसलिए रिस्क बेनिफिट क्लैरिटी जरूरी है। स्टैटिस्टिकल थिंकिंग और बेस रेट अवेयरनेस गलत कंक्लूजन से बचाती है। फोरफोल्ड टेबल मेथड आउटकम्स को विजुअलाइज करने में मदद करता है। इमोशंस गाइड वैल्यूज, लेकिन डेटा गाइड डायरेक्शन। डिसीजन फटीग से बचने के लिए ब्रेक्स और ट्रस्टेड एडवाइजर्स का यूज करें। चैप्टर 7, ऑर्गेनाइजिंग द बिजनेस वर्ल्ड, हाउ वी क्रिएट वैल्यू। दोस्तों, सोचिए, एक बड़ा कॉर्पोरेट ऑफिस, सैकड़ों लोग अपनी अपनी डेस्क पर बैठे हैं। मीटिंग्स चल रही हैं, फोन बज रहे हैं, ईमेल्स की बौछार हो रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सारी एक्टिविटीज असल में वैल्यू क्रिएट कर रही हैं या सिर्फ टाइम और एनर्जी कंज्यूम कर रही हैं? डैनियल लेविटन कहते हैं, बिजनेस वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ पर्सनल प्रोडक्टिविटी का मामला नहीं है, ये पूरी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस का फाउंडेशन है। द इंफॉर्मेशन सुनामी इन बिजनेस। आज एक एवरेज ऑफिस वर्कर दिन में लगभग 120 ईमेल्स रिसीव करता है और दिन के कई घंटे मीटिंग्स में बीत जाते हैं। लेकिन रिसर्च कहती है, इस इंफॉर्मेशन का एक बड़ा हिस्सा या तो इररेलेवेंट होता है या फिर इतना पुअरली ऑर्गेनाइज्ड कि उसे प्रोसेस करने में ही एनर्जी खत्म हो जाती है। लेविटन कहते हैं, बिजनेस में वैल्यू तब बनती है जब सही समय पर सही व्यक्ति को सही जानकारी मिले, बाकी सब नॉइज है। स्पेशलाइजेशन वर्सेस जनरलाइजेशन। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से पहले हर क्राफ्ट्समैन खुद अपनी पूरी प्रोडक्ट बनाता था, लेकिन जैसे जैसे बिजनेसेस बड़े हुए, काम स्पेशलाइजेशन में बंट गया। स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी लाता है, लेकिन इसके साथ एक रिस्क आता है, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। जब अलग अलग डिपार्टमेंट्स के बीच इंफॉर्मेशन स्मूथ नहीं बहती, तो ऑर्गेनाइजेशन में फ्रिक्शन और डिलेज बढ़ जाते हैं। इसलिए सक्सेसफुल कंपनीज इंफॉर्मेशन फ्लो को उतना ही केयरफुली डिजाइन करती है जितना प्रोडक्शन प्रोसेस को। द कॉस्ट ऑफ इंटरप्शंस। लेविटन बताते हैं कि ऑफिस में इंटरप्शंस प्रोडक्टिविटी का सबसे बड़ा किलर है। एक स्टडी के अनुसार इंटरप्शन के बाद पर्सन को ओरिजिनल टास्क में वापस आने में एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। सॉल्यूशन, क्रिटिकल वर्क आवर्स में नो इंटरप्शन पॉलिसी, ईमेल्स और मैसेजेस चेक करने के लिए फिक्स स्लॉट्स, ओपन ऑफिस स्पेसेस में क्वाइट जोन्स बनाना। डिसीजन मेकिंग आर्किटेक्चर। ऑर्गेनाइजेशंस में डिसीजंस डिसेंट्रलाइज्ड भी होते हैं और सेंट्रलाइज्ड भी। लेविटन सजेस्ट करते हैं कि हाई वैल्यू डिसीजंस के लिए डेटा प्लस एक्सपर्ट जजमेंट का कॉम्बिनेशन जरूरी है, जबकि लो वैल्यू ऑपरेशनल डिसीजंस को ऑटोमेट या डेलीगेट करना चाहिए। ये न सिर्फ लीडर्स का समय बचाता है, बल्कि एम्प्लॉइज को भी ओनरशिप और क्लैरिटी देता है। क्रिएटिंग वैल्यू थ्रू क्लैरिटी। लेविटन कहते हैं, किसी भी बिजनेस में सबसे ज्यादा एनर्जी मिसकम्युनिकेशन और अनक्लियर गोल्स में वेस्ट होती है। जब एम्प्लॉइज को पता ही नहीं होता कि उनका काम लार्जर गोल से कैसे जुड़ता है, तो मोटिवेशन गिर जाता है। इसलिए लीडर्स को चाहिए कि वे क्लियर विजन और मेजरेबल गोल्स कम्युनिकेट करें, फीडबैक लूप्स बनाएं ताकि प्रोग्रेस ट्रैक हो सके, एम्प्लॉइज को डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व करें। टेक्नोलॉजी एज अ डबल-एज्ड स्वॉर्ड। टेक्नोलॉजी ने बिजनेस स्पीड बढ़ाई है, लेकिन साथ ही डिस्ट्रैक्शंस भी मल्टीप्लाई किए हैं। लेविटन सुझाव देते हैं, टेक्नोलॉजी को कॉन्शियसली डिजाइन करें ताकि ये इंफॉर्मेशन ओवरलोड नहीं, बल्कि इंफॉर्मेशन क्लैरिटी दे। एग्जाम्पल,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स, शेयर डैशबोर्ड्स और एआई बेस्ड एनालिटिक्स। मनोविज्ञान की गहराई। बिजनेस में वैल्यू तब बनती है जब सही जानकारी सही व्यक्ति को सही समय पर मिले। स्पेशलाइजेशन एफिशिएंसी लाता है, लेकिन क्लियर कम्युनिकेशन सिस्टम्स जरूरी है। इंटरप्शंस प्रोडक्टिविटी को नष्ट करते हैं। नो इंटरप्शन आवर्स और फोकस जोन्स बनाएं। हाई वैल्यू डिसीजंस लीडर्स लें, लो वैल्यू डिसीजंस ऑटोमेट डेलीगेट करें। क्लैरिटी और मेजरेबल गोल्स मोटिवेशन और आउटपुट बढ़ाते हैं। टेक्नोलॉजी को ओवरलोड नहीं, क्लैरिटी के लिए यूज करें। चैप्टर 8, व्हाट टू टीच आवर चिल्ड्रन, द फ्यूचर ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड माइंड। दोस्तों, जरा अपनी आंखें बंद कीजिए और सोचिए, 20 साल बाद की दुनिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हर जगह होगी, रोबोट्स घर का काम करेंगे, हर बच्चा हाथ में एक हाईटेक डिवाइस लेकर इंफॉर्मेशन के समंदर में तैर रहा होगा। लेकिन सवाल यह है, क्या हमारे बच्चे इस इंफॉर्मेशन सुनामी में तैरेंगे या डूब जाएंगे? डैनियल लेविटिन कहते हैं, भविष्य में सर्वाइवल सिर्फ फैक्ट्स याद रखने से नहीं होगा, बल्कि सही इंफॉर्मेशन को पहचानने, उसे ऑर्गेनाइज करने और वाइजली यूज करने की स्किल से होगा। फ्रॉम नॉलेज टू विजडम। पहले शिक्षा का मतलब था जितना ज्यादा याद रखो उतना बेहतर, लेकिन आज गूगल और विकिपीडिया हर फैक्ट को एक क्लिक पर ला देते हैं। अब असली स्किल है सही सवाल पूछना, सही सोर्स चुनना और सही कॉन्टेक्स्ट में नॉलेज अप्लाई करना। लेविटिन कहते हैं, बच्चों को सिर्फ पढ़ाना काफी नहीं है, उन्हें थिंकिंग टूल्स देने होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि अगली पीढ़ी स्ट्रांग, वाइज और सेल्फ रिलायंट बने, तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए रीडर्स एंड दी मंक को, क्योंकि यहां हम किताबों से वो विजडम निकालते हैं जो आने वाली पीढ़ियों का फ्यूचर बदल सकती है। आगे बढ़ते हैं। अटेंशन ट्रेनिंग फॉर किड्स। हमारे बच्चे एक डिस्ट्रैक्टेड दुनिया में बड़े हो रहे हैं। नोटिफिकेशंस, गेमिंग, सोशल मीडिया, सब उनकी अटेंशन को खींचने के लिए डिजाइन्ड है। इसलिए सबसे जरूरी लेसन है अटेंशन कंट्रोल। लेविटिन का सुझाव है, बच्चों को सिंगल टास्किंग की आदत डालें, माइंडफुलनेस और शॉर्ट मेडिटेशन सेशंस सिखाएं। स्क्रीन फ्री टाइम्स फिक्स करें ताकि ब्रेन नेचुरल फोकस डेवलप करे। ऑर्गेनाइजिंग मेमोरी एंड इंफॉर्मेशन। बच्चों को सिखाना होगा कि जानकारी सिर्फ इकट्ठा करना नहीं, उसे कैटेगराइज और रिट्रीव करना भी एक स्किल है। एग्जाम्पल, स्कूल प्रोजेक्ट्स के लिए रिसर्च करते समय नोट्स को हेडिंग्स और सबहेडिंग्स में ऑर्गेनाइज करना। डिजिटल टूल्स का यूज भी सिखाए, लेकिन साथ में एनालॉग मेथड्स जैसे माइंड मैप्स और इंडेक्स कार्ड्स भी। क्रिटिकल थिंकिंग एंड स्केप्टिसिज्म। फ्यूचर में मिस इन्फॉर्मेशन एक बड़ी चैलेंज होगी। लेविटिन कहते हैं, बच्चों को सिखाएं कि हर चीज पर भरोसा न करें, सोर्स चेक करें और एविडेंस ढूंढें। यह हैबिट न सिर्फ उन्हें बेटर डिसीजन मेकर बनाएगी, बल्कि उन्हें मैनिपुलेशन से भी बचाएगी। रेजिलियंस एंड इमोशनल इंटेलिजेंस। ऑर्गेनाइज्ड माइंड का मतलब सिर्फ फैक्ट्स मैनेज करना नहीं, बल्कि इमोशंस को भी मैनेज करना है। बच्चों को सिखाए फेलियर को लर्निंग का हिस्सा मानना, स्ट्रेस को हैंडल करना, दूसरों की फीलिंग्स समझना, एम्पैथी। ये क्वालिटीज फ्यूचर में मशीन से कॉम्पीट करने का सबसे बड़ा ह्यूमन एडवांटेज होंगी। बैलेंसिंग टेक्नोलॉजी एंड नेचर। लेविटिन कहते हैं, टेक्नोलॉजी पावरफुल है, लेकिन नेचर कनेक्शन इक्वली इंपॉर्टेंट है। आउटडोर एक्टिविटीज, गार्डनिंग, स्पोर्ट्स और रियल वर्ल्ड हॉबीज बच्चों को ग्राउंडेड रखते हैं और ब्रेन को रिचार्ज करते हैं। टीचिंग बाय एग्जाम्पल। सबसे बड़ा सच, बच्चे सुनने से ज्यादा देखने से सीखते हैं। अगर हम खुद ऑर्गेनाइज्ड, फोकस्ड और माइंडफुल लाइफ जिएंगे, तो बच्चे नेचुरली वही हैबिट्स अपनाएंगे। मनोविज्ञान की गहराई। फ्यूचर स्किल्स में नॉलेज से ज्यादा इंपॉर्टेंस थिंकिंग, ऑर्गेनाइजिंग और अप्लाइंग को होगी। अटेंशन कंट्रोल, क्रिटिकल थिंकिंग और इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों की सबसे बड़ी एसेट होंगी। मिस इन्फॉर्मेशन से बचने के लिए स्केप्टिसिज्म और एविडेंस बेस्ड सोच सिखाएं। टेक्नोलॉजी के साथ साथ नेचर कनेक्शन भी बनाए रखें। बच्चों को ऑर्गेनाइज्ड लाइफ सिखाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है खुद उसे जीना।
चैप्टर 9, एवरीथिंग एल्स, द पावर ऑफ द जंक ड्रॉर। दोस्तों, आपके घर में भी एक ऐसा ड्रॉर, बॉक्स या शेल्फ होगा जिसमें हर तरह की चीजें पड़ी होंगी। पुराने बिल्स, एक्स्ट्रा बैटरीज, पुराने मोबाइल का चार्जर, अजीब से स्क्रूज और शायद कोई मिस्ट्री की जिसका ताला अब कहीं नहीं है। डैनियल लेविटिन इसे कहते हैं द जंक ड्रॉर। लेकिन ये चैप्टर सिर्फ उस फिजिकल ड्रॉर की बात नहीं करता, ये हमारे दिमाग के जंक ड्रॉर की भी बात करता है। वो जगह जहां हम अधूरे आइडियाज, रैंडम मेमोरीज और कभी कभी अनजाने फेयर्स भी स्टोर करते हैं। वाई द जंक ड्रॉर एग्जिस्ट्स? लेविटिन कहते हैं, क्लटर सिर्फ लेजीनेस का नतीजा नहीं है। असल में जंक ड्रॉर हमारे दिमाग का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हम हर चीज को कैटेगराइज नहीं कर पाते, इसलिए ऐसी जगह बना लेते हैं जहां हम डिसीजन पोस्टपोन कर दें। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये जगह कभी रिव्यू न हो तो ये क्योस बन जाती है। द साइकोलॉजिकल जंक ड्रॉर। हमारे दिमाग में भी एक इनविजिबल स्टोरेज होता है। अनफिनिश्ड गोल्स, ओल्ड ग्रजेस, वन डे आई डू दिस वाले आइडियाज और रिग्रेट्स। ये मेंटल क्लटर हमारी फोकस और क्रिएटिविटी को साइलेंटली ड्रेन करता है। लेविटिन कहते हैं, जैसे फिजिकल जंक ड्रॉर को समय समय पर साफ करना जरूरी है, वैसे ही मेंटल जंक को भी डिक्लटर करना जरूरी है। डिक्लटरिंग दी फिजिकल ड्रॉर। फिजिकल जंक ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए वो 3 फॉर्मूला बताते हैं। 1, एम्प्टी इट कंप्लीटली, सब बाहर निकालिए। 2, कैटेगराइज, जो चीज यूजफुल है उसे कैटेगरी में रखें। 3, डिस्कार्ड, जो चीज सालों से यूज नहीं हुई उसे डोनेट या रिसाइकल करें। डिक्लटरिंग दी मेंटल ड्रॉर। मेंटल जंक को साफ करने के लिए लेविटिन ये टिप्स देते हैं। हर पेंडिंग टास्क को लिख लें और डिसाइड करें, करना है, डेलीगेट करना है या छोड़ना है। पुराने ग्रजेस को कॉन्शियसली रिलीज करें। अनफिनिश्ड आइडियाज को या तो प्लान में बदलें या परमानेंटली आर्काइव करें। द हिडन पावर ऑफ अ जंक ड्रॉर। लेविटिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताते हैं, जंक ड्रॉर पूरी तरह बेकार नहीं है। कभी कभी इसमें पड़ी कोई चीज अनएक्सपेक्टेडली काम आ जाती है। ये हमें याद दिलाता है कि क्रिएटिविटी में भी थोड़ा सा रैंडमनेस जरूरी है। एग्जाम्पल, कई इन्वेंशंस ऐसे हुए जब कोई साइंटिस्ट या आर्टिस्ट अपने रैंडम स्टोरेज में रखी चीजों से इंस्पायर हुआ। तो क्लटर को पूरी तरह खत्म करने के बजाय उसे मैनेजेबल लिमिट में रखें। बैलेंस बिटवीन ऑर्डर एंड केओस। लेविटिन का आखिरी मैसेज ये है, परफेक्ट ऑर्डर जरूरी नहीं, बल्कि सस्टेनेबल ऑर्डर जरूरी है। थोड़ा सा केओस, थोड़ी सी रैंडमनेस हमारे दिमाग को फ्लेक्सिबल और क्रिएटिव बनाए रखती है। मनोविज्ञान की गहराई। जंक ड्रॉर डिसीजन पोस्टपोन करने का तरीका है, लेकिन अगर इग्नोर किया जाए तो केओस बन सकता है। फिजिकल और मेंटल दोनों प्रकार के जंक ड्रॉर्स को समय समय पर रिव्यू और डिक्लटर करें। कुछ रैंडमनेस क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, हर चीज को ओवर ऑर्गेनाइज करने की जरूरत नहीं। बैलेंस ही अल्टीमेट गोल है। ऐसा सिस्टम बनाइए जो आपके लाइफ और माइंड दोनों को ब्रीदिंग स्पेस दे। फाइनल कंक्लूजन, द जर्नी ऑफ द ऑर्गेनाइज्ड माइंड। दोस्तों, अगर आप इस पूरी यात्रा के साथ रहे हैं तो आपने महसूस किया होगा कि द ऑर्गेनाइज्ड माइंड सिर्फ चीजों को सही जगह रखने की किताब नहीं है। ये हमारे दिमाग, समय, रिश्तों और जिंदगी के सबसे गहरे हिस्सों को व्यवस्थित करने की कला सिखाती है। हमने सीखा कैसे अपने घर को इस तरह ऑर्गेनाइज करें कि चीजें हमें सर्व करें, न कि हमें स्ट्रेस दे। कैसे सोशल वर्ल्ड में मीनिंगफुल रिश्तों को प्रायोरिटी दें और इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करें। कैसे अपने समय और अटेंशन को बचाकर लाइफ के सच में जरूरी कामों के लिए इन्वेस्ट करें। कैसे टफेस्ट डिसीजंस में इमोशंस और डेटा का सही बैलेंस बनाएं। और कैसे बिजनेस, बच्चों की एजुकेशन और यहां तक कि अपने जंक ड्रॉर्स को भी इस तरह मैनेज करें कि केओस क्रिएटिव बने, डिस्ट्रक्टिव नहीं। द डीप साइकोलॉजी। हमारा दिमाग एक एंशिएंट मशीन है जो छोटे ग्रुप्स, सिंपल टास्क्स और स्लो पेस्ड लाइफ के लिए डिजाइन हुआ था। लेकिन आज हम इन्फिनिट इंफॉर्मेशन, एंडलेस डिसीजंस
और कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शंस में जी रहे हैं। अगर हम इसे कॉन्शियसली ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो ये मशीन ओवरलोड होकर थक जाएगी। लेविटिन कहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड माइंड का मतलब सिर्फ साफ सुथरा घर या प्लानर में टास्क्स लिखना नहीं है। इसका मतलब है मेंटल एनर्जी का सही इस्तेमाल, टाइम को प्रोटेक्ट करना, इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना और वैल्यूज के हिसाब से डिसीजंस लेना। दोस्तों, अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए रीडर्स एंड द मंक को, क्योंकि यहां हम हर किताब को एक जीवन के अनुभव में बदल देते हैं। इमेजिन कीजिए, आपका घर ऑर्गेनाइज्ड है, हर चीज अपनी जगह पर है, आपका कैलेंडर क्लियर है, आपके सबसे प्यारे रिश्तों के लिए समय निकला हुआ है, आप टफेस्ट सिचुएशंस में भी कामली और कॉन्फिडेंटली डिसीजंस लेते हैं, और आपका दिमाग हल्का है क्योंकि आपने अपने मेंटल जंक ड्रॉर्स को साफ कर दिया है। यही है ऑर्गेनाइज्ड माइंड का असली रिवॉर्ड, क्लैरिटी, पीस और कंट्रोल। योर नेक्स्ट स्टेप। लेविटिन हमें चैलेंज देते हैं, आज ही अपने घर का एक छोटा हिस्सा ऑर्गेनाइज करें, अपने फोन कॉन्टैक्ट्स को डिक्लटर करें, एक प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर आज के 3 सबसे इंपॉर्टेंट काम पूरे करें और अपने दिमाग को थोड़ी सी ब्रीदिंग स्पेस दें, क्योंकि याद रखिए, ऑर्डर इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ हैबिट। ये रोज प्रैक्टिस करनी होती है, जैसे ब्रशिंग योर टीथ। मनोविज्ञान की गहराई। ऑर्गेनाइज्ड माइंड का मतलब कंट्रोल और क्लैरिटी है, केओस और स्ट्रेस नहीं। ये हैबिट स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप से बनती है। एक ड्रॉर, एक स्केड्यूल, एक डिसीजन, एक समय पर। लाइफ में हर चीज ऑर्गेनाइज नहीं होगी और नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा केओस क्रिएटिविटी के लिए जरूरी है, लेकिन जो चीजें सच में मैटर करती है, आपके रिश्ते, आपका समय, आपका मेंटल पीस, उन्हें प्रायोरिटी दें और प्रोटेक्ट करें। दोस्तों, ये थी द ऑर्गेनाइज्ड माइंड की पूरी कहानी और उसके छुपे हुए राज। एक ऐसी किताब जो सिर्फ चीजें व्यवस्थित करना नहीं, बल्कि हमारी सोच और जिंदगी को भी नया रूप देती है। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप इस किताब को पूरी तरह पढ़ना चाहते हैं तो खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो डोनेशन के लिए हमारा यूपीआई लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है। आपका छोटा सा सहयोग हमें और बेहतरीन कंटेंट लाने की ताकत देगा। रीडर्स एंड द मंक से जुड़े रहिए, क्योंकि अगली बार हम लेकर आएंगे एक और लाइफ चेंजिंग किताब की समरी जो आपके दिल और दिमाग दोनों को छू जाएगी। तब तक के लिए फोकस में रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और अपनी लाइफ को ऑर्गेनाइज्ड रखिए।